अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? रेड विद अक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ कफ्स बाय ज़िब्रान अतीक का 5th एपिसोड लेकर। और अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। बाब सोम, संग दिल या दिलकश। कोई एक ही पल इतना दिलकश और इतना संग दिल कैसा हो सकता है? हानिया अपनी डायरी लिए बेड पर बैठी थी। उसका दिल भारी हो रहा था। भारी दिल और बहती आंखों के साथ उसने बुराक को माफ किया था। मेरे बाबा ने तुम्हें मेरा गार्जियन एंजल कहा था बुराक मिर्जा। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। वो बड़बड़ाई, बेड पर गिर गई। बहुत सारे आंसू निकल कर तकिए में जज्ब हो गए। इंसान कभी कभी सुकून के लिए अपने दिल के खिलाफ जाकर काम करता है। उसने भी यही किया था। उसने भी बाकियों की तरह सब अल्लाह पर छोड़ दिया था। बाबा, मुझे माफ कर देना। मैं आपके कातिल को सजा नहीं दिलवा सकी। बाबा, मैं क़यामत के रोज़ आपको क्या मुंह दिखाऊंगी? आंसू हनूस बह रहे थे। वो जो बाप की मौत पर नहीं रोई थी, आज टूट गई थी। बाबा, मैंने बहुत कोशिश की थी। उफ, मैं क्या करूं? या रब, मैं कहाँ जाऊं? किसी तरह मेरे दिल को सुकून दे दे। वो हाथों को जोर जोर से बेड पर मारती जा रही थी। आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और सांसें थी कि फूले जा रही थी। रूह घायल थी और वो जिस्म को जख्मी कर रही थी। रोते रोते जब थक गई, जब यकीन हो गया कि खुदा है ना, वो सब ठीक कर देगा, उस ज़ात पर भरोसा किया तो उठ खड़ी हुई और कमरे से बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। सीढ़ियों पर एक लम्हे को रुकी, फिर रेलिंग पकड़कर नीचे उतरने लगी। नीचे सोफों पर तमाम घर वाले बैठे थे। वहां जाकर रुकी, सर पर रखा हुआ दुपट्टा सीधा किया। मैं केस वापस ले रही हूँ और यही मेरा आखिरी फैसला है। मुझे नॉर्मल होने के लिए कुछ वक्त चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूँ कि शादी की तारीख चंद महीने के लिए मुलतवी कर दी जाए। आगे आपकी मर्जी। कहकर रुकी नहीं, जवाब सुने बगैर वापस मुड़ी और सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई। कमरा नीम रोशन था। वह बल्ब जलाता, फिर बुझा देता। काफी देर वो यही अमल दोहराता रहा। बेड पर लेटा उसका वजूद टूटा हुआ था, निढाल सा। जो हकीकत उस पर आया हुई थी वो कयामत जैसी थी। उसके वजूद को एक सवालिया निशान बनाकर रख दिया गया था। अब की बार बत्ती जलाई गई तो उसने बंद नहीं किया, बल्कि उठ बैठा। उठकर बेड के साथ वाला दराज खोला और वहां से कुछ निकालने लगा। वह गिफ्ट रैप में पैक कोई शायद थी। उसके ऊपर से पैकिंग हटाई तो अंदर रखी एक सुर्ख डायरी निकली। उसने एक बार उस पर हाथ फेरा तो जैसे माजी उसकी आंखों के सामने चलने लगा। वो वापस छोटा हो गया, वही बच्चा जो प्यार के लिए तरसा करता था, जिसे प्यार सिर्फ एक इंसान से मिला। और वो इंसान आज उसके साथ नहीं था। वो उसके पास नहीं थी। वो आज भी अधूरा था। वो 22 साल पहले भी अधूरा था। वो ताक़यामत अधूरा ही रहेगा। वो उसके सामने बैठे तो मुस्कुराते हुए उसे मुकम्मल करते हुए, ये तुम्हारे लिए। जो बातें मुझसे शेयर नहीं कर सकते वो इसमें लिख लिया करना। असद ने गिफ्ट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। एक लम्हे को वो मंजर हवा में तहलील हो गया। सब बदल गया। वो उसे तन्हा कर गए। वो उसे अधूरा कर गए। बुरा गहरा सांस भर कर रह गया। गला रुंध गया था। दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में ले लिया। उसने कल्ब से आंखें भींच ली। एक माह में उससे सब कुछ छीन लिया गया था। पहले उसकी मोहब्बत, फिर उससे असद को छीना गया, फिर उसने खुद को खो दिया। अगर मजीद कुछ हुआ तो वो अपने हवास बहाल नहीं रख पाएगा। उसने जेब से कलम निकाला और झुककर डायरी पर कुछ लिखने लगा। जब उसने सर उठाया तो वहां सियाह रंग में आनिया सरवर लिखा था। ये वो पहले अल्फाज थे जो बुराक ने उस डायरी में लिखे थे, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि मुस्तकबिल में वो बारहा ये नाम वहां लिखने वाला है। वो नाम उसका रोग बनने वाला है। कभी न खत्म होने वाला रोग, पीछा न छोड़ने वाला रोग, तबाह कर देने वाला रोग, मगर फिर आबाद कर देने वाला रोग। नहीं बाबा, मैं उसके साथ ये नहीं कर सकती। यमुना की आवाज में कर्ब था। गले में आंसुओं का फंदा सा बन गया था। ऐसा फंदा जो थूक निकलने से दर्द करता था। यही उसकी हकीकत है। वो इससे भाग नहीं सकता। लियाकत अब भी अपनी बात पर अटल थे। बाबा, मगर बाहर कुछ गिरने की आवाज आई, जिससे उसका जुमला अधूरा रह गया। लियाकत ने आंखों में खौफ समोए यमुना को देखा और बाहर की जानिब लपके। दरवाजा खोलकर बाहर निकले तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने दिल को मुट्ठी में लेकर दबा दिया हो। उनके कंधे से झांको तो सामने वो जमीन पर बैठा था। आंखें एक जगह जमी हुई थी,
लियाकत की आंखों में नमी उतरी और फिर उसने आंखें उठाकर उन्हें देखा। उन्हें लगा वो अब कभी हिल नहीं सकेंगे। उसकी आंखों में देखकर उन्हें लगा जैसे वो अंधे हो गए हैं। उन्हें लगा जैसे सारे घर की छत उनके सर पर गिर रही है। बेइख्तियार आंख से माया निकला और गाल पर फिसल गया। मैं ही क्यों? उसका लहजा उन आंखों से ज्यादा तोड़ देने वाला था, ज्यादा दर्द देने वाला था, बर्बाद कर देने वाला था। पर वो उसे कैसे बताते कि वो भी काफी अरसे से इसी बात का जवाब जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर वो ही क्यों, वो शख्स जो उन्हें इतना ज्यादा अजीज था, वो ही क्यों, वो ही क्यों, वो ही क्यों। उन्होंने दांतों को जोर से जमा लिया, जैसे वो उसके सामने रोना नहीं चाहते थे। बुराक की गर्दन किसी बच्चे की तरह एक तरफ गिरी और उन्हें लगा वो अब टूट गए हैं। मैंने क्या किया है? नाना ने बेइख्तियार नजरें चुराई। अब मुश्किल था उसका सामना करना। मजलूम की नजरों में देखना ऐसा ही होता है, कयामत जैसा, पुल सरात से गुजरने जैसा। वो क्या कहते, क्या बताते उसे? उनसे पीछे खड़ी यमुना का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। उन्होंने अपने हाथों को आपस में जकड़ रखा था। बुराक धीरे से खड़ा हुआ। इसलिए आपको कभी मुझसे मोहब्बत नहीं हुई? सर हल्का सा ऊंचा करके यमुना से मुखातिब हुआ। उन्होंने जवाब में आंखें बंद कर ली। इसलिए हर वो रात जब मैं माँ के लिए तड़पता रहा, आप मेरे पास मौजूद नहीं थी। आवाज धीमी थी मगर उसका अंदाज यमुना को पिघले हुए शीशे की मानिंद चुभ रहा था। उन्होंने चेहरा मोड़ लिया। हमेशा ऐसा ही करती हैं आप, हमेशा तन्हा छोड़ जाती हैं, बातें अधूरी छोड़ जाती हैं। पहले बता देती कि मेरा कोई नहीं है, पहले बता देती कि मैं नाजायज हूँ, पहले बता देती कि आपको इसलिए मुझसे मोहब्बत नहीं होती, पहले बता देती आप। आंखों से आंसू ज़ारों कतार बह रहे थे। आज बहुत अरसे बाद उन्होंने उसे रोते हुए देखा था। नाना सर झुकाए खड़े रहे, जैसे कोई पत्थर का बुत हो, बिल्कुल वैसे। और आप मुझे इनके करीब करने की कोशिश करते रहे, जिनके दिल में मेरे लिए कोई जज्बात नहीं है। आप ये क्यों भूल गए कि मैं किसी का कुछ नहीं लगता? मेरा आपसे या किसी से भी कोई रिश्ता नहीं है। आवाज लड़खड़ा रही थी। मुखातिब अब नाना थे। वो चबा चबा कर अल्फाज अदा कर रहा था। आपने ऐसा क्यों किया नाना? क्यों किया आपने ऐसा? क्यों आपने मुझसे इतने साल तक मुझे धोखे में रखा? क्यों? अब की बार वो चीखा, मगर जवाब में वो दोनों खामोश रहे। जवाब दे मुझे, प्लीज नाना, मैं मर जाऊंगा, प्लीज यार जवाब दे। उफ नाना, जवाब दे। उसने उन्हें कंधों से थामकर जोर से भेजा था और जोर से चीखता रहा था। वो चिल्लाता रहा, पर सामने खड़ा इंसान तो पत्थर का बुत बन चुका था। भला पत्थर को क्या फर्क पड़ना था? मत बताए, कोई कुछ ना बताए। उसने एक झटके से उन्हें छोड़ा और जोर से साथ पड़े गुलदान पर हाथ मारा। छन्नाके के साथ गुलदान जमीन पर गिरकर चकनाचूर हुआ, मगर उसके भी इतने टुकड़े नहीं हुए थे जितने बुराक के दिल के थे। वो चेहरा मोड़ गया। वो यही तो करता था, कबूल कर लेता था, बस एक और गम सही। अपने कमरे में दाखिल होते साथ उसने दरवाजा लॉक किया था। चेहरा जज्बात की शिद्दत से सुर्ख हो गया था, आसाब तने हुए थे। वो दरवाजे के साथ लगकर बैठता चला गया, सर हाथों में गिरा दिया। किससे पूछे, किससे शिकायत करे, किसको गुनहगार ठहराए? कोई था? उसका कोई नहीं था। क्यों, क्यों, क्यों? वो चीखा। क्यों अल्लाह, क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया तूने? मैं ही क्यों? कमरे में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी, बाकी सन्नाटा, तारीख सन्नाटा। मुझे पैदा ही क्यों किया, ये सब देखने के लिए? उसने जोर से अपने दोनों हाथ जमीन पर दे मारे। या अल्लाह, मैं ही क्यों? मगर जवाब कोई नहीं था। दिल बंद हो रहा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। पहले माँ बाप के लिए रोता रहा, फिर एक मसीहा दिया मगर उसे भी छीन लिया, और अब मुझसे मेरी पहचान भी छीन ली। क्यों मेरे रब, आखिर क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे साथ क्यों ये सब? मैंने तो किसी का दिल तक नहीं दुखाया, फिर हर इंसान मेरा दिल क्यों दुखाता है? या अल्लाह, इससे बेहतर था तू मुझे ही मार देता। वो जैसे फट पड़ा था। कहीं दूर अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी तो एक लम्हे को रुका। आंखों से बहते आंसू एक लम्हे को थम गए। उठा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कपड़ों समेत शावर खोलकर उसके नीचे खड़ा हो गया। ठंडा पानी जिस्म पर पड़ा तो सुकून सा सारे जिस्म में दौड़ गया। आंखें बंद करके कितनी ही देर पानी के नीचे खड़ा रहा। याद आने पर एक बार फिर होंठ फड़फड़ाए, एक बार फिर ठंडे पानी में गर्म आंसू बहने लगे। क्या करूं मैं?
सर दीवार के साथ टिकाया। या अल्लाह प्लीज़ मुझे सब्र दे, या अल्लाह प्लीज़। उसने सुना था धड़कते दिल और बहती आंखों से दुआ मांगो तो वो कबूल होती है। दिल में दर्द अब भी था, आंखें अब भी नम थी। दुआ के बाद जैसे मायूसी मिट गई थी। वो काफ़ी देर से जाए नमाज पर बैठा दुआ मांग रहा था, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहा था। आज उसे एक फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जो कई जिंदगियां बदलने वाला था। वो उठा और आराम से जाए नमाज तय करके एक तरफ रखी, फिर घड़ी की तरफ निगाहें घुमाई। सुबह के 5 बज रहे थे। वो जानता था उसकी तरह नाना भी नहीं सोए होंगे, इसलिए कुछ सोचता हुआ बाहर निकल गया। मगर पहले नाना को छोड़कर यमुना के कमरे का रुख किया। पहली दस्तक पर कोई जवाब नहीं आया, मगर दूसरी पर दरवाज़ा खोल दिया गया। यमुना की आंखों की सुर्खी शब बेदारी की चुगली खा रही थी। ये एक तवील और मुश्किल रात थी, मगर उसके बाद सब ठीक होने वाला था। सब कुछ। आपसे कुछ बात करनी है, क्या आप 10 मिनट के लिए बाहर आ सकती हैं? ठहरे हुए लहजे में कहा तो यमुना दरवाज़ा बंद करती बाहर आई। कुछ ही लम्हों में वो यमुना और नाना के हमरा लॉन्च में खड़ा था। मुझे कुछ बात करनी है, ये जुमला वो चौथी बार कह रहा था। नाना जानते थे वो क्या करने वाला है, मगर खामोश रहे। आज उसका दिन था बोलने का। नाना, आपने मुझे बहुत प्यार दिया है, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी रात जो भी हुआ मैं अपने रवैये के लिए दिल से माजरत ख्वाह हूँ। कहकर एक लम्हे रुका। और आपने भी कम अज़ कम दुनिया के सामने मुझे अपना बेटा कहा है। मुझे एक पहचान देने का शुक्रिया। मैं यहाँ बैठकर आप लोगों की एहसानात का बदला नहीं उतार सकता। आप लोग जैसे भी थे मेरी फैमिली थे। नाना ने सब छोड़कर उसके आखिरी लफ्ज़ पर गौर किया। उन्हें इसी बात का डर था। मगर अब जब मैं हकीकत जान चुका हूँ तो मेरा ख्याल है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं। नाना की आवाज़ जैसे किसी कुएं से आई थी। मत करें नाना, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हैं। एक नाजायज़ पर अपना पैसा और वक्त इन्वेस्ट करते रहे हैं। यमुना सारे सिलसिले में कुछ नहीं बोली थी, मगर दिल उनका भी दुख रहा था। नाना, मैं यहाँ और रहूँगा तो शायद पागल हो जाऊँगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? मगर इस्लामाबाद में कोई ऐसा है जो तुम्हें मारना चाहता है? वो एक बार फिर रोने लगे थे। मर जाऊँगा तो सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। रोज़ाना कई लोग मरते हैं। वो बिला झिझक बोला। ऐसा मत कहो। उनके दिल को कुछ हुआ था। मैं अब यहाँ कभी नहीं आऊँगा। मैं अब खुद को मज़ीद तकलीफ नहीं दे सकता। वही जानता था वो जुमला उसने कैसे कहा था। उसे लगा था जैसे उसके गले में नोकीले कांटे चुभ गए हैं। और सामने बैठे वो 2 लोग ही जानते थे कि उन्होंने वो जुमले कैसे सुने थे। उनका दिल बंद होने को था। इतना आसान नहीं होता अपनों को छोड़ना, उन्हें भूल जाना। जैसे भी होते हैं अपने लोग अपने ही होते हैं। आई एम सॉरी नाना, मामा। शायद इन नामों से बुलाने का मैं हक भी नहीं रखता। नाना के आंसू मजीद तेजी से बहने लगे थे। यमुना ने एक जख्मी नजर उठाकर बुराक को देखा। गुड बाय, वो कहकर उड़ गया। नाना की हिचकियां कमरे में घुसने लगी थी। उसे बाहर जाता देखकर वो उसे रोकना चाहते थे, मगर वो जानते थे वो हरगिज ना रुकता। उसके फैसले अटल हुआ करते थे। आज एक बार फिर वो बाप बेटी अकेले रह गए थे। बाबा फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। यमुना ने बाप के कंधे पर सर रखते हुए उन्हें तसल्ली दी थी। स्क्रीन के पीछे बैठी वो औरत मुस्कुराई थी। उसकी एक और चाल, उसका एक और मोहरा निशाने पर लगा था। अब बस आखिरी चाल थी और फिर उस कहानी की रानी का काम तमाम करना था उसे। वो खत्म तो कहानी खत्म। बुरा 11 बजे के करीब इस्लामाबाद पहुंचा था। गाड़ी पोर्च में खड़ी की तो थोड़ी देर सीट के पुश से सर टिकाए बैठा रहा। शब बेदारी और शिद्दत गरिया की वजह से सर और गर्दन में शदीद दर्द था। आंखें मूंदे वो कुछ देर वहां बैठा रहा। लंबी सांसें लेकर खुद को पुरसकून करने की कोशिश की, मगर जब दर्द हद से बढ़ गया तो बाहर निकला और घर के अंदरूनी हिस्से की जानी बढ़ा। अंदर दाखिल होते ही उसकी नज़र जोबिया और डेरिक पर पड़ी, जो टीवी के सामने बैठे कोई कोरियन ड्रामा देख रहे थे। उसके कदमों की चाप सुनकर एकदम ही खड़े हुए तो जोबिया के गोद में रखा पॉपकॉर्न का प्याला गिरा और लम्हे भर को उसका शोर फिजा में गूंज उठा। सर में पहले से दर्द था। प्याले की आवाज़ किसी हथौड़े की मानी सर में लगी थी। बुराक ने बेइख्तियार आंखें मीच ली, फिर गुस्से भरी निगाह उन दोनों पर डालता अपने कमरे की जानी बढ़ गया। ये कब आए? जोबिया अब तक सीढ़ियों की तरफ देख रही थी जहां से वो ऊपर गया था। जब तुम बेख्यून हो और होंग ही इनको गले लगते हुए देख रही थी।
डेरिक ने तमस्कराना कहा। जोबिया ने प्याला उठाया और उसमें पॉपकॉर्न वापस भरने लगी थी। बुराक सीढ़ियों से ऊपर आया तो जैक भागता हुआ उसकी टांगों से आ लगा। बुराक ने झुककर उसे उठाया और अपने साथ लगाकर उसे पुचकारने लगा। कैसा है मेरा बच्चा? वो उसे काफी दिन बाद देख रहा था। बुराक ने दरवाजे में पहुंचकर उसे नीचे उतारा और उस पर झुका। अभी मेरा सर दुख रहा है, हम शाम में वॉक पर चलेंगे। फिर कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। जैक बुझा बुझा सा सीढ़ियों से नीचे उतर गया था। बुराक ने कमरे में दाखिल होते ही कोट उतारकर एक तरफ फेंका। कुछ ही देर में वो घर के आरामदेह कपड़ों, ट्राउजर और शर्ट में मलबूस स्टडी में बैठा था। सामने सफेद कागजों का पलंदा था, जिनमें से एक पर वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। वो गुज़िश्ता रात के वाक़यात से अपना ज़हन हटाने की कोशिश कर रहा था, मगर यह काम मुश्किल था। वो कागज़ पर बेध्यानी में कुछ बना रहा था जब ज़ोहर की अज़ान की आवाज़ आई तो उसका इर्तिकाज़ टूटा। कागज़ उठाकर देखा तो वहाँ कुछ ऐसा था जिसे देखकर उसके दिल में होक सी उठी। वहाँ किसी की आंखें थीं। नाना, आपको सच में लगता है कि मुझे किसी से मोहब्बत होगी? कुछ माह पहले कहा गया जुमला उसकी समात में टकराया। नज़रें हनूज उन आंखों पर जमी थी। क्या मुझे बताने की ज़रूरत है कि वो किसकी आंखें थीं? वो उसी इंसान की आंखें थीं जिसका उसे मुहाफिज बना दिया गया था। वही लड़की जो उसके लिए इस दुनिया में हर जानदार बेजान से ज्यादा जरूरी हो गई थी। आनिया। उसके लब हल्के से हिले। उसने दराज खोला और कागज उसके अंदर रख दिया। ये स्टडी ग्राउंड फ्लोर पर थी। इसमें भूरे रंग की 2 से 3 किताबों और फाइल्स भरी शेल्फें थीं। एक दरवाजा किचन के साथ और दूसरा बाहर लॉन में खुलता था। दीवारों पर सफेद रंग का पेंट था, जबकि फर्श पर सुरमई रंग का मार्बल लगा था। दाएं तरफ की दीवार में सफेद रंग की खिड़कियां थीं, जिनसे हर वक्त धूप अंदर आती थी। बुराक को नाना के घर से आए हुए कुछ ही वक्त हुआ था। वो जानता था नींद तो किसी हाल में नहीं आने वाली। अब एक ही चीज थी शायद जिससे ध्यान भटक सकता था, वो था काम। नमाज पढ़ने के बाद उसका रुख ऑफिस की तरफ था। गाड़ी में बैठते हुए उसने पानी के साथ एक सरदर्द की गोली ली। फिर पीछे बैठे जैक को देखा, जो सोया हुआ था। धूप काफी तेज थी, मगर जैसी गर्मी वो छोड़कर गया था, अब वो दम तोड़ चुकी थी। अब हब्स का नामो निशान नहीं था। उसकी गाड़ी सोसाइटी से निकलती हुई मेन रोड पर थी। थोड़ा आगे ही बढ़ा था कि इशारे की लाल बत्ती जल उठी थी, तो ना चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा। उसने निगाहें घुमाई तो उससे कुछ फासले पर ही वो खड़ी थी। उसकी भूरी आंखें धूप की वजह से चमक रही थी। सियाह बाल दुपट्टे से निकलकर कमर पर फैले हुए थे। उसके एक हाथ में भुट्टा था और दूसरा हाथ को मुसलसल हिलाते हुए साथ खड़े शख्स से मुंह गुफ्तगू थी। वो वही शख्स था जो उस दिन रेस्टोरेंट में भी उसके साथ था, उसका कजन साले। फिर साले ने सड़क पार करने के लिए उसका हाथ थामा तो बुराक को अपनी सांस अटकती हुई महसूस हुई। स्टीयरिंग व्हील पर हाथों की गिरफ्त मजबूत हो गई, माथे की रगें तन गई। मगर फिर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आई तो होश में आया। ब्रेक पर से पांव हटाया तो गाड़ी आगे बढ़ने लगी, मगर वो कहीं पीछे रह गया। उसका दिल वही उसके पास रह गया था। और कितने जख्म थे जो उसे खाने थे। एक मर्द के लिए सबसे मुश्किल काम उसकी मोहब्बत में शराकत बर्दाश्त करना होता है, और बुराक ने आज वो भी कर लिया था। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने? बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। जिंदगी में इंसान बहुत सी चीजों के मामले में बेबस होता है। वो कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कर सकता। और जब दिल दुखते हैं ना, तो जबानें खुद बंद हो जाती हैं। इंसान सब भूलकर एक खोल में बंद हो जाता है। इससे इंसान सदमे से बचता तो नहीं, मगर उससे बेनियाज जरूर हो जाता है। बुराक की भी यही कोशिश थी कि वो अपने साथ पेश आए वाकयात से बाहर निकल आए, मगर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था जो उसे भूलने नहीं देता था। ऑफिस पहुंचते ही माहिन उसके लिए ढेर सारी फाइल्स के साथ हाजिर थी। मेज पर फाइल्स के साथ कॉफी रखती वो सामने वाली कुर्सी पर जा बैठी। बुराक सर झुकाए फोन पर मसरूफ था। उसके आने पर फोन बंद करके एक तरफ रख दिया। हाँ माहिन। उसे जैसे मालूम था कि वो कुछ कहना चाहती है। आप ठीक हैं? फाइल उठाते बुराक के हाथ एक लम्हे के लिए थमे थे। आप ठीक हैं? ये जुमला लम्हे भर को उसके जहन में अटक गया, मगर फिर फीकी सी मुस्कुराहट के साथ सर हिला दिया। आर यू श्योर? इस बार बुराक ने उसकी तरफ देखा था। उसकी आंखों में फिर वो जैसे थम गया था। माहिन असलम की आंखें कह रही थी कि वो सब जानती है। माहिन, कॉफी में चीनी नहीं है। उसने सवाल नजरअंदाज करके कॉफी का घुट भरा, फिर चेहरे के साविये बिगाड़ कर बोला, 2 चम्मच डाली है। सर हिलाते हुए माहिन ने जवाब दिया, 2 चम्मच?
वो शौक था। माहिन हंसी। मजाक कर रही हूँ, आधा चम्मच जैसे आपको पसंद है। बुराक ने कॉफी का एक और घूंट भरा और सर हिलाते हुए जैसे तस्दीक की, फिर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया। माहिन, आज कोई काम नहीं है? काफी देर तक जब वो बैठी रही तो बुराक ने फाइल से सर उठाकर सवाल किया। माहिन मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। सर, कुछ पूछूं? माहिन ने उसका सवाल यकसर नजरअंदाज कर दिया। बुराक ने कॉफी और फाइल दोनों एक तरफ रखे और हाथ सीने पर बांधकर इशारा किया। कौन है वो लड़की? इस सच्चाई से ही तो भागने की वो कोशिश कर रहा था। क्या मतलब? वो अनजान बना। अब ये मत कहिएगा कि कोई लड़की नहीं है। आपकी हालत देखकर कोई भी इंसान बता सकता है कि आपको मोहब्बत हो गई है। और फिर? वो रुकी। बुराक के दिल की धड़कन भी रुक गई। और फिर? बुराक सरगोशी में बोला। और फिर आपने उसे खो दिया। माहिन ने कहा तो बुराक फीका सा मुस्कुराया। तुम बहुत बोलने लगी हो। सच बोलने लगी हूँ। सच नहीं, रबिश। आप भी जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रही। हाँ, तुम झूठ नहीं। बोलते बोलते उसे एहसास हुआ कि ये नहीं बोलना था। माहिन के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट नमदार हुई। देखा, मुझे मालूम था। फातेह उसकी हुई थी। तुम ये बात किसी से नहीं कहोगी। वह तहकुमाना लहजे में बोला। सब ऑलरेडी जानते हैं। क्या मतलब? उसने बेयकीनी से पूछा। कहा ना कि आपके चेहरे पर सब कुछ वाज़ेह है। माहिन ने उसे साफ साफ बता दिया। क्या इतना आसान है मुझे पढ़ना? इससे भी ज्यादा। उसने बुराक की आंखों में झांककर जवाब दिया। वो एक लम्हे के लिए ठटका। वॉट एवर। उसने सर झटका। एक बात कहूँ? माहिन ने दोबारा गुफ्तगू शुरू की। मैं मना करूंगा तो क्या नहीं कहोगी? उसने आपको धोखा दिया या हालात ने? बुराक ने आंखें मीच ली। किस्मत ने। किस्मत में कुछ चीजें नहीं लिखी होती, वो हमारे लिए नहीं होती। इंसान जितना मर्जी रो ले, जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो उसकी कभी नहीं होती। बस यही मेरा हिसाब है। उसने नॉर्मल से अंदाज में कहा तो माहिन का दिल डूब गया। वो 3 साल पहले इस ऑफिस में आई थी। उस दिन से लेकर आज तक बुराक ने उसे 1000 बार डांटा होगा, मगर मुश्किल के वक्त उसका और उसकी माँ का ख्याल रखने वाला भी एक वही शख्स था। माहिन को घर की जरूरत थी तो किराया देकर बुराक मिर्जा ने उसको घर में शिफ्ट होने का कहा था। जल्दी सैलरी चाहिए थी तो बुराक बगैर सवाल जवाब किए उसको अकाउंट में भेज देता था। वो कई सालों से उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। बस मालूम आज हुआ था। वो जो उसके लिए मुहाफिज बन गया था, वो आज किसी और के लिए आंसू बहा रहा था। ये कैसा खेल खेला था किस्मत ने? ये क्या हुआ था उसके साथ? ऐसा कौन आ गया था जो कुछ ही दिनों में उससे बुराक को छीन कर ले गया? उसने कभी भी बुराक के साथ जिंदगी गुजारने के ख्वाब नहीं देखे थे, मगर ये दिल है ना, इस पर काबू नहीं होता। वो जब उसे तंग करती थी और बुराक को गुस्सा आता था तो वो उसे गुस्से में भी अच्छा लगता था। डांटने के बाद जब माफी मांगता था तब भी वो उसे अच्छा लगता था। वो उसे हर हाल में कबूल था। मगर वो ये भूल गई थी कि ये सब एकतरफा है और एकतरफा मोहब्बत का अंजाम सिर्फ दर्द है। माहीन। बुराक ने उसे आवाज दी तो उसने चौंक कर बुराक को देखा। वो अपनी सोचों में ऐसी खोई थी कि आसपास का होश न रहा। हाँ हाँ। कहाँ खो गई हो? माहीन ने झुककर आंखों में उभरने वाली नमी साफ की। कहीं नहीं, नॉर्मल से अंदाज में कहा। बुराक ने एक नजर उस पर डाली और दोबारा काम में मसरूफ हो गया। माहिन चुपके से उठी और दरवाजे से बाहर निकल गई। बुराक ने नजरें उठाकर दरवाजे को देखा जहां से अभी वो बाहर गई थी। कहीं ना कहीं वो जानता था कि वो उसके लिए क्या जज्बात रखती है, मगर वो उसे कोई उम्मीद नहीं थमाना चाहता था। फाइल्स पर साइन करते हुए उसका फोन बजा। उसने उठाकर देखा तो सामने जारियान का मैसेज था। पहले एक वेलकम का मैसेज था और नीचे अंग्रेजी में फाइनली द बैकग्राउंड करेक्टर रिटर्न्स लिखा था। बुराक ने आबरू झुकाए और फिर जवाब लिखने लगा। इरिटेटिंग पीस ऑफ। उसने आगे कुछ कहने से बमुश्किल जब्त किया। फाइल्स दोबारा देखते साथ उसका मूड अब मजीद खराब हो चुका था। उसका दिल अब काम में नहीं लगना था, मगर क्या करें? उफ उफ। वो दबा दबा से चिल्लाया। नहीं हो रहा मुझसे काम। उसने अपना सर हाथों में गिरा लिया, फिर पानी का गिलास उठाया और एक ही सांस में उसे हलक से नीचे उंडेल दिया। फिर कनपट्टियों को उंगलियों से हल्का सा मसला और दोबारा फाइल उठा ली। करना तो है ही, कहकर काम शुरू किया। ये जहन में उभरने वाली सोचों से फरार का वाहिद रास्ता था। उसे क्या करना था आगे? 3 माह बाद मौसम में तब्दीली आ चुकी थी। मरी से आती हुई सर्द हवाओं ने इस्लामाबाद को भी ठंडा कर रखा था। लोगों ने हीटर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। यह वो वाला मौसम था जब पाँव ठंडे हो जाए
तो गर्म करने का दिल करता है और गर्म हो जाए तो ठंडा। सरवर मंजिल में खुशियों का समा था। हर इंसान के चेहरे पर एक बार फिर खुशी फैल गई थी। मगर इस खानदान में छुपे सांप अब भी उस घर की खुशियों पर अपना फन फैलाए बैठे थे। ना जाने कब डस लें, कोई नहीं जानता था। आनिया सरवर को अपने बाप के कातिल को माफ किया आज 3 माह होने को थे। उसने मुंह से तो माफ कर दिया था, मगर दिल जो कह रहा था कि वही इंसान उसकी खुशियों का, उसके बाप का कातिल है, उस दिल को वो ना जाने क्यों कब से मार रही थी। अब जो एक उम्मीद थी वो खत्म हो चुकी थी। अब बस हर तरफ से सकनूत था। आज उसकी बारात का दिन था, उसका निकाह भी आज ही होना था। आज के दिन कोई मायूसी, कोई फिक्र उसकी खुशी में भंग नहीं डाल सकती थी। अब उसकी जिंदगी में बस खुशियों की आमद होने वाली थी। दिल में एक कसक थी जो शायद ताउम्र रहने वाली थी। मगर क्या कोई इंसान हमेशा खुश रह सकता है? वो भी एक बोझ अपने साथ लेकर जीने की कोशिश करती रहेगी। शादी और अगवा से 4 दिन पहले वो दोनों मामूल के मुताबिक छत पर ठंडी हवा में बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। आनिया ने अपने गिर्द भूरे रंग की शॉल लपेट रखी थी। साले उसके मुकाबिल बैठा मुस्कुराकर उससे कुछ कह रहा था, जिस पर वो कभी मुस्कुराती तो कभी नजरें चुरा जाती। जी हाँ, आनिया सरवर आज शर्मा रही थी। तुम बताओ, तुम्हें सादा तरीके से शादी क्यों करनी है? साले ने चाय का कप मेज पर रखते हुए कहा। ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा साले। वो उसे सच भी तो नहीं बता सकती थी ना। वो उसे ये नहीं बता सकती थी कि उसे लोगों की बातों का डर है, कि लोग ये ना कहें कि अभी तो बाप मरा है और बेटी का चाल चलन देखो। हाय हाय, उसे अपने कानों में बाकायदा सोसाइटी की रशीदा खाला की आवाज़ सुनाई दी थी। सब अच्छा लगेगा, मैं हूं ना। आने नजरें चुरा गई। अब बताओ मादाम, क्या जवाब है आपके पास? वो हल्का सा करीब होकर बोला तो आनिया एक लम्हे में दूर हुई। साले की मुस्कुराहट फीकी पड़ी। ठीक है, मगर हम बस मेहंदी, बारात और वलीमा की रस्म करेंगे। बाकी जो तुम कह रहे हो वो सब नहीं। मैं कोई इन्फ्लुएंसर या टिकटॉकर नहीं हूँ जो 10-12 फंक्शंस रख लूँ। उसके मुंह बनाकर कहने पर साले के चेहरे पर दोबारा से मुस्कुराहट दौड़ गई। मैंने तो सुना था कि आनिया सरवर बड़ी मॉडर्न है। मॉडर्न हूँ, बेगैरत नहीं। साले का कहना बेइख्तियार था, जिस पर आनिया भी उसके साथ हंसी थी। उसे हंसता देखकर वह एक लम्हे के लिए रुका। क्या हुआ? वो अब उससे पूछ रही थी। वो उसे क्या बताता कि 3 माह में सबसे ज्यादा वो बोलने वाली मजबूत आनिया आज एक चुप और गुमसुम सी लड़की बन गई थी। इस आनिया की हंसी आज उसने महीनों बाद सुनी थी। ये वही आनिया थी जिसके नखरे तमाम घर वाले उठाया करते थे, जो घर का मरकजी थी। आज वो कहीं पश मंजर में खो गई थी। क्या क्या करवाती है ये यतीमी। ऐसा नहीं था कि आनिया के साथ कोई बुरा सलूक करता था, मगर वो खुद ही चुप हो गई थी। वो अब ज्यादा बात नहीं करती थी। वो शावेज के साथ अब लड़ती नहीं थी, बल्कि अब उसे खुद सुबह उठकर स्कूल भेजती थी। वो अपने भाई को बाप की कमी महसूस नहीं होने देना चाहती थी। वो अब सब थी, बस आनिया नहीं थी। और यही बात साले के दिल को दुखा रही थी। कुछ नहीं, साले ने धीमे से कहा तो आनिया आसमान से तारों को देखने लगी। फिर ना वो बोला और ना ही आनिया। इस वक्त वही आनिया लाल रंग का जोड़ा पहने शीशे के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। और फिर अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसको अपना दिमाग बंद होता हुआ महसूस हुआ, जैसे सब धुंधला गया। किसी ने जोर से उसके मुंह पर कपड़ा रखा था और देखते ही देखते वो जमीन बोस हो गई। लो, एक और अधूरी तमन्ना। सर्दी बढ़ने के साथ उसका गुस्सा भी ठंडा हो गया था। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी जिंदगी वापस मामूल पर आ रही थी। जारियान उसके सामने कुर्सी पर बैठा था। वो उसका बहुत अच्छा दोस्त ना सही, मगर उसके करीबी लोगों में से था जिनसे वो बेतकल्लुफ था। वो करप्ट था, बुरा था, मगर जजमेंटल नहीं था। वो दूसरे इंसानों को उनके किए गए गुनाहों से जज नहीं करता था, कोई कुछ भी करे उसकी बला से। तो जारियन ने कुछ कहना चाहा, फिर रुका। तुम मतलब सीरियस थे उस लड़की को लेकर? बुराक ने कोई जवाब नहीं दिया। स्टॉप एक्टिंग लाइक दिस, कम ऑन, जारिया ने उकता कर कहा। ये जनाब उकताए हुए ही रहते हैं। मैं इस वक्त बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, बुराक ने जब से जवाब दिया। अच्छा छोड़ो इस बात को, ये बताओ तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो? उसने मौजू बदला। आज उसकी शादी है और वो रुका जैसे अल्फाज ढूंढ रहा हो। और और ये कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है, जैसे कोई दिल को मुट्ठी में लेकर जोर से भींच रहा हो। उसका लहजा जज्बात से चूर था, होंठ हल्के से फड़फड़ाए। ऐसा क्यों होता है यार? मैं सांस भी लेता हूँ तो मुझे उसकी भी सजा मिलती है।
आवाज़ टूट रही थी। वो जानता था वो जिस इंसान से ये सब कह रहा है वो इंतहाई इंसेंसिटिव है। उसके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं होगा। जिस दिन तुम्हें मोहब्बत होगी ना और उसकी शादी किसी और से हो जाएगी, उस दिन तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। बुराक ने खुद को कंपोज करते हुए कहा, मुझे जिससे मोहब्बत थी मेरी उससे शादी हो चुकी है। वो कहकर खड़ा हुआ। और वो बचपन वाली, कुछ बताया था समीर ने, क्या नाम था उसका? शट अप। वो कहकर बाहर निकल गया और पीछे बुराक एक बार फिर तन्हा रह गया। आह, किस चीज़ का शौक मनाए। उसने सर कुर्सी की पुष्ट से टिकाया ही था कि उसका फ़ोन थरथराया। उसने फ़ोन कान से लगाया और सामने वाले ने बोलने का इंतज़ार करने लगा, मगर सामने से आने वाली आवाज़ ने बुराक मिर्ज़ा के 14 तबक रोशन कर दिए थे। हुमायूं बेटा, मेरी बात सुनो प्लीज़। सगीर हुमायूं के पास खड़े उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रहे थे। आपने कहा था बाबा, आपने कहा था कि आनिया सिर्फ मेरी है। बाबा, मैं मर जाऊंगा उसके बगैर। वो बच्चों की तरह बिलक रहा था। जवान औलाद को रोता हुआ देखकर सगीर पर जो अजियत तारी हुई थी वो बयान से बाहर थी। मैं क्या करूंगा उसके बगैर? बाबा, ये मेरी और उसकी कहानी थी ना। फिर इसमें फिर इसमें वो साले कहाँ से आ गया? आपने कहा था, नहीं, आपने वादा किया था कि आनिया सिर्फ मेरी है। उसकी शादी तय हुई तो आपने कुछ नहीं किया। आपने उसे मेरे करीब करने के बजाय मुझे उससे दूर कर दिया है। बाबा, आनिया को यहाँ से दूर ले जाएं प्लीज़। मैं नहीं देख सकता उसे किसी और का होते हुए। वो रोते हुए चीख रहा था। घर में मौसीकी की आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जाती थी। सब अपने काम में मगन थे। बाबा, मैं। उसकी बात मुकम्मल ना हो सकी थी जब किसी ने दरवाज़ा बजाया। सगीर ने एक नज़र उसे देखा और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने उनकी बीवी खड़ी थी। क्या कर रहे हैं आप बाप बेटा यहाँ? वो उन्हें बुलाने आई थी। नीचे आ जाएं जल्दी। जवाब सुने बगैर वो उजलत में वापस मुड़ गई। सगीर वापस मुड़े और हुमायूं का चेहरा अपने हाथों में थामा। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब देख लूंगा, धीरे से कहा और बाहर निकल गए। हुमायूं ने दरवाजा को जोर से बंद किया और सिंगार मेज के सामने जा खड़ा हुआ। दराज खोलकर वहां से तेज धार ब्लेड निकाला और उसे अपनी कलाई पर चलाने लगा। एक कट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तेजी से वो अपनी कलाई को जख्मी करता गया, यहाँ तक कि खून बहकर जमीन पर गिरने लगा था, मगर वो आंखों में जुनून लिए मुसलसल वार करता रहा। आखिरकार उसने ब्लेड अपनी नस पर रखा और चला दिया। एक झटके से खून किसी आबशार की तरह उसके हाथ से बहने लगा और आंखों के सामने एकदम से एक अंधेरा छा गया। आनिया। वो मुस्कुराया और फिर आंखें बंद हो गई, कभी न खुलने के लिए। आनिया की आंख एक बंद कमरे में खुली थी। हर तरफ अंधेरा था, सियाह और हैबतनाक। उसने धीरे से आंखें खोली तो कुछ नजर न आया। उठने की कोशिश की तो वापस नीचे जा गिरी। सर में शदीद दर्द था और जिस्म उठने से आ रही। क्या हुआ था उसके साथ? उसने याद करने की कोशिश की, मगर जहन के पर्दे खाली थे। उसने दीवार महसूस करने के लिए इर्द गिर्द हाथ मारा तो वो लकड़ी की थी। बारिश का शोर मुसलसल उसके समाज से टकरा रहा था। और क्या मुझे बताने की जरूरत है कि वो कहाँ थी? अंधेरे में बंद उसे सांस लेने में मुश्किल हो रही थी। कोई है? आज मेरी शादी है, मुझे बाहर निकालो प्लीज। वो रो रही थी, वो चीख रही थी, मगर कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। कोई उसका जवाब नहीं दे रहा था। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, मुझे डर लग रहा है, प्लीज, यहाँ अंधेरा है। उसकी आवाज में कपकपाहट थी। प्लीज मुझे बाहर निकालो, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वहाँ कोई इंसान ना था, और जहाँ कोई नहीं होता वहाँ कौन याद आता है? वहाँ खुदा याद आता है। आनिया ने आंखें बंद की। या अल्लाह, मेरी मदद कर। वो गिड़गिड़ाई। जी सर, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही हुआ है। आवाज पर उसने फौरन आंखें खोली। आनिया सरवर को अगवा कर लिया गया है। जी सर, फिक्र ना करें, वो यहाँ से भाग नहीं सकती। ओके बुराक सर। उसकी आंखें शौक से पूरी की पूरी खुल गईं। वो इंसान सबको एक बार फिर धोखा दे गया था। वो जानती थी कि इंसानों के बारे में उसके तासुर कभी गलत नहीं होते। उसे मालूम था वो झूठा है। वो ये भी जानती थी कि उसने केस वापस लेकर गलत किया है, मगर अब क्या हो सकता था? वो उसे उसकी शादी वाले दिन उठाकर ले आया था। वो उसकी आंखों में धूल झोंकता रहा और वो जान ही ना पाई। हर चीज के पीछे वो था और वो उसे माफ करती रही। वो आने की जिंदगी बर्बाद कर गया था और वो बस देखती रह गई। वो कुछ न कर सकी, वो किसी को न बचा सकी। सब बर्बाद हो गया था, सब कुछ। वो क्यों कुछ न कर सकी? वो क्यों उसे मात न दे सकी? क्यों? आखिर क्यों? बाहर बारिश तेज होती जा रही थी और वो कैद में थी
ओ खुदाया, वो ना जाने कब तक कैद में रहेगी। आनिया को लगा था उसे जैसे किसी कफ्स में बंद कर दिया हो, एक ऐसा पिंजरा जिससे वो कभी बाहर न निकल सकती थी। वो ज़ारों कतार आंसू बहाती रही। सरवर मंजिल में जैसे तूफान बर्पा हो गया था। उस घर के दो जवान औलादें, एक जिंदगी और मौत की कश्मकश में था और दूसरी लापता। हुमायूं के साथ सरगिर ताया और साले हॉस्पिटल गए थे। बाकी सब आनिया को ढूंढने में मसरूफ थे। खानदान भर की औरतें बैठी रुकैया को बातें सुना रही थीं। शावेज माँ की गोद में सिमट कर बैठा था। बहन, बुरा मत मानना, मगर बेटियों को इतनी आज़ादी दोगे तो यही होगा। भाग ही ना गई हो खुदा ना ख्वास्ता। आनिया को लापता हुए 9 घंटे गुजर चुके थे, मगर लोगों का जैसा उनके घर से जाने का इरादा ही नहीं था। जुबान संभाल कर बात करो सलीमा, मेरी बेटी कोई राह चलती लड़की नहीं है। उसकी तरबियत मैंने की है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उन्होंने गुस्से से जब्त करते हुए कहा। भाभी भाभी, साले की कॉल थी, हुमायूं को होश आ गया है। रसिया भागती हुई अंदर आई थी। रुकैया ने खुदा का शुक्र अदा किया, बस अब आनिया भी मिल जाए। उनके दिल से दुआ निकली थी। भाभी, हुमायूं ने बताया कि उसने आनिया को किसी के साथ भागते हुए देखा था। जब उसने रोकने की कोशिश की तो आनिया ने उस पर वार कर दिया। रुकैया के मुंह पर मानो किसी ने चाबुक मार दिया हो। कदमों तले जमीन खींच ली गई। वो एक झटके से उठ बैठी। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो धाड़ी। मेरी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, हुमायूं को कोई गलतफहमी हुई होगी। वो अब भी पूरी यकीन थी। मेरी आनिया ऐसी नहीं है रजिया। वो घुटनों के बल नीचे गिरी थी। मामा, मामा। शावेज रोता हुआ अम्मा के पास गया। वो 5 साल बच्चा अपनी माँ को गले लगा रहा था। उसके दिल में अपनी माँ को देखकर जो जख्म हुआ था वो ताउम्र नहीं मिटने वाला था। भाभी, आपकी बेटी ने हमें बदनाम कर दिया। आनिया अचानक से घर की बेटी से सिर्फ रुकैया की बेटी हो गई थी। उन्होंने बेयकीनी से सामने खड़ी अपनी बहन जैसी नंद को देखा और उनका दिल किरचिया हो गया। असद, आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर चले गए? आंखों से आंसू बेइख्तियार बह निकले। मामा, मामा। वो रो रहा था। मामा चुप हो जाए। उसकी आवाज़ अटक रही थी, मगर वो अपनी माँ को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। मामा, मैं हूँ आपके पास। मामा, आप अकेली नहीं हो। मामा, मैं हूँ, आप अकेली नहीं हो। बुराक की गाड़ी बर्क रफ्तारी से सड़क पर रवा दवा थी। कुछ लम्हे पहले मिलने वाली खबर ने उसके दिल को दहला दिया था। वो जो अभी तक असद के कातिल को नहीं ढूंढ पाया था, उसे अब आनिया को तलाश करना था। वो कहाँ होगी आखिर? ये कौन था जो आनिया को उसके अपने घर से उठा लाया था? बुराक ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ वो नहीं गया था। सड़क पर उसकी गाड़ी के पीछे कई और गाड़ियाँ थीं जो आनिया को ढूंढ रही थी। पुलिस इस वक्त पूरे इस्लामाबाद में फैल चुकी थी। हर गाड़ी को रोककर देखा जा रहा था, मगर आनिया के बारे में अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। बुराक सड़क के किनारे गाड़ी रोके सर हाथों में गिराए हुए बैठा था जब उसका फोन बजा। हाँ एसपी, बोलो। सर, आनिया सरवर के कज़न ने बयान दिया है कि वो खुद भागी है, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया। बुराक ने बगैर कुछ कहे फोन बंद करके बराबर वाली सीट पर फेंक दिया। अगवाकार जो भी था आनिया के घर से था और हुमायूं उसे जानता था। उसे सदर साहब की तरबियत पर पूरा यकीन था। आनिया मर तो सकती थी, मगर अपने बाप का सर झुकने नहीं दे सकती थी। बुराक को सबसे पहले आनिया को तलाश करना था और उसके बाद उसे हुमायूं को अगवाकार तक पहुंचाना था। कसम खाता हूँ कि तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और सारी दुनिया के सामने तुम्हारे मुंह पर तमाचे मारूंगा, कहकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। कमरे में अंधेरा था। बस एक दीवार पर छोटा सा बल्ब लगा हुआ था जिसके नीचे कुछ लोगों की तस्वीरें लगी थीं। उन तस्वीर के सामने एक औरत खड़ी थी। बिल्कुल यही करना। ऐसे ही बुराक पर इल्ज़ाम लगाते रहो। उस बेवकूफ़ आनिया को लगेगा कि ये सब बुराक कर रहा है। उस बुढ़े को वक्त पर उस कोटे से निकाल लिया था ना। सुबह होते साथ बुराक के पास आनिया की लोकेशन पहुंच जानी चाहिए। ज़रा हीरो को हीरोइन को बचाने दो। वैसे भी इस कहानी में रोमांस की बड़ी कमी है और मुझे बगैर रोमांस की कहानी बोर कर देती है। उस औरत ने कहकर फोन काटा और पीछे पड़े हुए बेड पर फेंक दिया। इंटरवल। वो बड़बड़ाई। आनिया के पाँव को एक साथ जोड़कर बांधा गया था। उसके हाथों को भी उसकी पुष्ट पर मोड़कर बांधा था। वो ना उठ पा रही थी और ना ही उन रस्सियों को खोल पा रही थी। सारी रात एक ही पोजीशन में रहने की वजह से उसकी दाएं तरफ सुन हो चुकी थी। वो रात से कहाँ गया था और कहाँ नहीं, उसका जवाब वो भी नहीं जानता था। उसे बस याद था वो पैगाम, मेरी बेटी की हिफाजत करना, वो तुम्हारे हवाले। बुराक को सांस तक लेने में दुश्वारी हो रही थी। वो कहाँ होगी, ठीक भी होगी या नहीं, उसे आनिया की फिक्र सता रही थी।
वो इस्लामाबाद से निकलकर सईदपुर विलेज की तरफ बढ़ गया। ये एक ऐसा गांव है, इससे ऊपर जाओगे तो आगे मरगला के पहाड़ियों में बड़े और घने दरख्त हैं। उसने एक निगाह अपने साथ सीट पर पड़े हुए फोन पर डाली, जो कब बंद हुआ था उसे ये भी याद नहीं था। उसने गाड़ी में मौजूद चार्जर को खींचकर फोन में लगाया। 4 या 5 मिनट बाद फोन ऑन हुआ तो उसने उसका लॉक खोला और एसपी का नंबर निकाला। इससे पहले कि वो कॉल मिला था, उसके फोन पर कॉल आना शुरू हो चुकी थी। उसने जब नंबर देखा तो वो पाकिस्तान का नहीं था। वो इस तरह कभी किसी के सामने नहीं गिड़गिड़ाई थी, कभी इस तरह किसी के सामने भीख नहीं मांगी थी। कल रात से उसने अपनी इज्जत नफ्स को बालाए ताक रखा हुआ था। शायद उन लोगों के दिल में रहम आ जाए, काश बुराक के दिल में रहम आ जाए। रात से ऊंची आवाज में रोने की वजह से अब आवाज थोड़ी भारी थी और गले में हल्का हल्का सा दर्द भी था। अब वो बेआवाज रो रही थी। उसकी सिसकियों की किसी को परवाह नहीं थी। उसके आंसुओं की जिसे परवाह थी उसे खुदा ने अपने पास बुला लिया था। अब वो तन्हा थी। या अल्लाह, क्यों मेरे बाबा को मुझसे छीन लिया? क्यों अल्लाह? वो दबा दबा से चिल्लाई, फिर सर को हल्के हल्के से लकड़ी से बने दीवार पर मारने लगी। अल्लाह, मैं अब क्या करूंगी? उसकी सिसकियां एक बार फिर बढ़ने लगी थी। आनिया को बचाना चाहते हो तो बगैर किसी को बताए अगले 10 मिनट में अपने नंबर पर भेजी गई लोकेशन पर पहुंचो। वो आवाज बुरा की तमाम तर हिस्सियात जगाने के लिए काफी थी। तुम कौन हो? सवाल मत पूछो, अपने मैसेजेस देखो। उसने जल्दी से मैसेज खोले। सामने आनिया की तस्वीर थी। वो जमीन पर बंधी हुई पड़ी थी। बुरा के आसाब एकदम ही तन गए। आ रहा हूं मैं, उसने फोन वापस कान पर लगाकर कहा था और फोन काट कर भेजी गई लोकेशन को खोला। वो मरगला की पहाड़ियों के दरमियान एक जगह थी। शायद उसे कुछ रास्ता पैदल भी चलना पड़े, मगर परवाह किसे थी। दरवाजा एक झटके से खुला था। आनिया, जो नीम बेहोश थी, उसे अपने सामने कोई धुन से लिपटा हुआ वजूद दिखाई दिया था। उसके माथे से खून बहकर उसके चेहरे पर फैल गया था। अब कोई उसके करीब पहुंचकर उसे सीधा कर रहा था। अब वो शख्स उसके हाथ खोल रहा था, फिर पाँव, फिर उसके मुंह पर हल्का सा पानी फेंका तो उस शख्स का चेहरा वाज़ेह हुआ। वो सब्ज आंखें जिन्हें वो ताउम्र नहीं भूल सकती थी। आप ठीक हैं? बुराक जब उस लोकेशन पर पहुंचा तो वहां किसी जानदार का गुमान तक ना था। अभी मुकम्मल रोशनी नहीं हुई थी, मगर उन दरख्तों के दरमियान वैसे भी रोशनी अंदर नहीं आ सकती थी। वो चलता हुआ उस कॉटेज के अंदर पहुंचा तो उसे दरवाज़ा खोलते साथ फोन सामने दिखाई दिया था। यानी जो भी कोई इंसान था वो उसे यहाँ तक लाना चाहता था। उसने जब फोन उठाकर देखा तो उस फोन में किसी किस्म का कोई डेटा नहीं था। उसे बस सामने पड़ी हुई ईवीओ से कनेक्ट किया था। वो जब कुछ देर वहां ठहरा तो उसे कहीं से आवाजें आने लगी, ठक ठक, जैसे कोई हथौड़ी से दीवार पर मार रहा हो। जैसे ही उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो उसे समझ आया कि वो आवाज हथौड़ी की नहीं है। आनिया ने उसके सवाल के जवाब में कुछ नहीं कहा। वो बस खामोशी से उस धोखेबाज को देखती रही थी। आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं? किसी ने हाथ तो नहीं लगाया? क्या आपको याद है आपको यहाँ कौन लेकर आया था? उसके अंदाज में परेशानी वाज़ेह थी। वो बिलाशुबा एक अच्छा अदाकार था। किसी ने कुछ नहीं कहा, उसने बिलाखिर धीरे से जवाब दिया। वो देखना चाहती थी कि वो कहाँ तक गिर सकता है। पहले खुद अगवा किया और खुद ही बचाने आ गया। ये वही शख्स था जिसने उससे मोहब्बत का दावा किया था। ये वही शख्स था जिसके साथ उसने अपने बाप की मोहब्बत को बांटा था। ये उसका गार्जियन एंजल था और ये धोखेबाज था। रुकैया सारी रात एक पल के लिए भी सुकून से नहीं बैठी थी। शायद कुछ ही घंटे पहले सोया था। अचानक उसे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी तो वो भागती हुई दरवाजे में आन खड़ी हुई। गाड़ी उनके बिल्कुल सामने रुकी थी, जिसके एक दरवाजे से साले बाहर निकल रहा था और दूसरे से सगीर। देखते ही देखते तमाम घर वाले वहां जमा हो चुके थे। इससे पहले कोई कुछ पूछता, उनकी गाड़ी के पीछे एक सियाह रंग की गाड़ी आ खड़ी हुई थी। जब दरवाजा खुला और अंदर से सुर्ख रंग का लहंगा पहने हुए आनिया बरामद हुई तो रुकैया का सांस लेना मुश्किल हो गया था। वो जैसे ही नीचे उतरी, गाड़ी को वापस वहां से मोड़ लिया गया था। आनिया कदम उठाती माँ की तरफ बढ़ी। उसने एक रात माँ के बगैर गुजारी थी। वो रात उसे सदियों जैसी लगी थी। दरवाजे में पहुंचकर वो अपनी माँ के गले लगने ही वाली थी कि किसी ने उसे जोर से खींचकर उसके मुंह पर एक सन्नाटेदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतनी कुवत से पड़ा था कि वो मुंह के बल जमीन पर गिरी थी। जब निगाहें उठाकर देखा तो सामने ताया खड़े थे। वो झुके, आनिया को बालों से पकड़ा और ऊपर उठाया और साथ ही एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वो शौक के आलम में रो तक न सकी। उसके लबों से एक सिसकी तक नहीं निकली थी। बेहया, बेगैरत, तूने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की।
उन्होंने उसे कंधों से पकड़कर सीधा खड़ा किया था। आनिया सुनसी उनके पीछे खड़ी साले को देखती रही। उसकी माँ आगे बढ़ी तो ताया ने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोक लिया था। इज्जत करता हूँ आपकी, मजबूर मत करें। लहजा इस कदर काटदार था कि रुकैया को अपनी रीढ़ की हड्डी सुन्न होती महसूस हुई। ताया, ये क्या कर रहे हैं? आनिया का जुमला अधूरा रह गया जब एक और हाथ उसके ऊपर उठा था। यह हाथ साले का था। आनिया को लगा वो आज के बाद कभी सांस नहीं ले सकेगी। चेहरे से बड़ी चोट दिल पर लगी थी। साले, उसने बेयकीनी से उसे पुकारा। तुम इस हद तक जा सकती हो, मैं सोच भी नहीं सकता। सब जानते थे कि तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी, मगर तुमने हुमायूं को मारने की कोशिश की। उसने आनिया को इस कदर शिद्दत से थाम रखा था कि उसकी उंगलियां उसे अपने जिस्म में पेवस्त होती हुई महसूस हुई। ऐसी बदकिरदार लड़की थी ये, ताई बोली। अगर मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। तुझे तेरे यार के साथ भागना था तो भाग जाती, मगर मेरे बेटे का क्या कसूर था? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैंने कुछ नहीं किया ताई जान, ये आप क्या कह रही हैं? ताया अब्बू, साले सबको क्या हो गया है? वो चीखी थी, गले का दर्द कुछ और बढ़ गया था। मैंने कुछ नहीं किया। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, ताया ने एक और थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रजिया बेयकीनी से सब देखती रही। उनका दिल जानता था कि अपनी लाडली भतीजी को ऐसे देखकर उन पर क्या गुजर रही है, मगर वो मजबूर थी, सब मजबूर थे। मेरी बहन को मत मारे। शाहवेज शायद शोर की वजह से बाहर निकल आया था। वो भागता हुआ आनिया के पास आया। रुकैया घुटनों के बल नीचे बैठ गई। मेरी बहन। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही ताया ने उसे कॉलर पकड़कर ऊपर उठाया था। ताया अब्बू, छोड़े, वो बच्चा है। वो उठ खड़ी हुई। मेरा बच्चा भी मेरे लिए अभी बच्चा था, जिसे तुमने मारने की कोशिश की। वो दहाड़े। शाहवेज का खौफ के मारे चेहरा लाल हो गया था। ताया अब्बू, खुदा के लिए मेरे भाई को छोड़ दे। वो उनके कदमों में गिर गई थी। सगीर ने पांव उठाकर आनिया के कंधे पर मारा तो वो दूर जा गिरी थी। एक चीख उसके लबों से बरामद हुई थी। उन्होंने शाहवेज को एक तरफ फेंका तो रजिया ने उसे उठाकर खुद में भींच लिया। सगीर के कदम आनिया की तरफ बढ़ रहे थे। आनिया के होठों और नाक से खून बहने लगा था। वो जो मुंह के बल उठने की कोशिश कर रही थी, उसकी पुष्ट पर उन्होंने इस कदर शिद्दत से दोबारा लात जड़ी कि आनिया का चेहरा जमीन पर टकरा गया था। बाबा। उसने बाप को पुकारा, मगर वो जहाँ थे वहां से लोग वापस नहीं आया करते। ताया ने उसे बालों से पकड़कर घसीटा और सदर दरवाजे से बाहर ले जाकर फेंक दिया। रुकैया वैसे ही घुटनों के बल बैठी रही। शाहवेज चीख कर अपनी बहन को बुला रहा था। आनिया। एक झटके से उसकी आंख खुली थी। उसके चेहरे पर बहुत सारे जख्म थे। अब वो एक कमरे में बैठी थी और उसके करीब बेड पर सियाह और घुंघराले बालों वाली एक लड़की बैठी थी। दारीन, आनिया ने कहा और उसे खुद में भींच लिया। उस पर जो कयामत टूटी थी उसे एक हफ्ता गुजर चुका था। वो इस वक्त अपनी दोस्त दारिन सुल्तान के घर पर थी। उसे घर के मुलाजमा ने हॉस्पिटल पहुंचाया था। दारिन को कॉल करके आनिया की खबर पहुंचाने वाली भी वही थी। जहाँ बुराई थी वहाँ अच्छाई भी थी। जहाँ उसके साथ इतना बुरा हुआ था वहाँ उसे अल्लाह ने एक दोस्त भी दी थी। तुम ठीक हो? दारिन ने उससे अलग होते हुए सवाल किया, जिस पर आनिया ने सर हिलाया। वो जिस रोज उसे सरवर मंजिल छोड़कर आया था, उसके बाद से बुराक ने उससे मिलने की कोशिश नहीं की थी। वो चाहता था कि उससे मिलकर सारी गलतफहमियां दूर करे, मगर ऐसा कर नहीं पा रहा था। आज का दिन भी उसने मामूल की तरह ही गुजारा था। उसे जो आदमी आनिया की खबर देता था उसे भी जॉब से निकाल दिया था। वो हर चीज से भाग रहा था। अब बस उसके जीने का एक मकसद था, और वो था उस इंसान को ढूंढना जिसने उसकी जिंदगी में ये आज़ाब बर्पा किया था। उसने बहुत कोशिश की, मगर वो हुमायूं सगीर सरवर से मिल नहीं पाया। उसके कमरे की सिक्योरिटी इस कदर सख्त थी, गैर मुतवक्का अफराद का दाखिल होना कतई नामुमकिन था। जोबिया ने उसके सामने नाश्ता रखा और वापस किचन की तरफ बढ़ गई। तभी ड्राइवर अंदर आता दिखाई दिया। सर, ये मैडम रुक ही नहीं रही, कह रही हैं कि आपसे मिलना है। ड्राइवर के पीछे एक वजूद नमूदार हुआ। उसकी भूरी आंखों में अजीब सी चमक थी, जिसे देखकर बुराक एक लम्हे को ठिठका। आनिया के चेहरे पर लातादाद जख्म थे। बुराक बेयकीनी से देखता हुआ उसकी जानिब बढ़ा था। वह भूरे रंग की शलवार कमीज में भूरे ही रंग का दुपट्टा ज़ेब किए हुए थी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसकी आवाज़ पर बुराक अपनी सोचों से बाहर आया। वो उसके जख्मों को देखता रहा। हाँ बुराक मिर्जा, कुछ महीने पहले आपने मुझसे एक सवाल पूछा था। वो बगैर रुके उसकी आंखों में आंखें डालकर कह रही थी। बुराक ने नजरें नीचे कर ली। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि आपने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। उस वक्त मैंने इनकार कर दिया था। एक लम्हे का तवक्कुफ किया।
मगर अब मैं खुद चलकर आपके पास आई हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? बुराक ने एक झटके से आंखें उठाकर उसे देखा। उसे लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। तुम ठीक हो? दारिन ने उससे कहा तो आनिया ने सर अस्बात में हिलाया। फिर बेड से उठती वॉशरूम की तरफ बढ़ी। कुछ याद आने पर मुड़कर दारिन को देखा। आज आखिरी दिन हो तुम्हारे घर, मजाइया लहजे में कहा तो दारिन हंसी। तुम हमेशा के लिए भी मेरे घर रह सकती हो। तुम्हारी नई भाभी को बुरा नहीं लगेगा? बेला को? दारिन ने सरनफी में हिलाया। उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती। वो बस बेकरी जाती है और वापस आकर जारियन भाई के कमरे में होती है। आनिया उसकी बात सुनकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वो पहले से जानती थी कि जारियन दारिन का कजन है। वो उनके घर कभी न आती, मगर उसके पास वहां जाने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। वो आईने के सामने खड़ी अपने जख्मों को देख रही थी। उसके गाल पर एक बड़ा सा कट वाजे था। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। गर्दन भी जगह जगह से जख्मी थी। कमर पर भी लातादाद निशानात थे। एक लम्हे के लिए वो सब याद आया तो उसके जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई थी। बाजुओं को देखा तो उन पर जगह जगह नीले निशान थे, साले के हाथों के निशान। अब तो जैसे दिल भी नहीं दुखता था, बस आंसू बहते थे। इस सब का गुनहगार एक शख्स है, वो गुस्से से बड़बड़ाई। फिर फ्रेश होकर बाहर निकल आई। दारिन उसका बिस्तर सीधा कर रही थी। दरवाजे की आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ी। मुझे आज कहीं जाना है, आनिया ने निकलते साथ कहा। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने को कहा है, दारिन ने उसके जवाब में कहा। मेरा जाना जरूरी है। क्या मतलब? बुराक ने बेयकीनी से कहा। उसे शौक लगा था। मतलब ये कि जो तुम करना चाहते थे वो अब होगा। आनिया के तासुरात हनूज सर्द थे। बुराक उस दिन खुशगवार सा उठा था। आखिर इंसान कब तक दुखों का शौक मनाता है? ये दुनिया है, यहाँ खड़ा होना ही पड़ता है। वो शावर लेकर जब बाहर निकला तब उसे जोबिया ने आकर बताया कि बाहर उससे मिलने कोई लड़की आई है। वो कुछ सोचता हुआ जब नीचे आया तो जैसे साकित हो गया। आनिया सरवर आखिरी इंसान हो सकती थी जिसकी तवक्को वो वहां कर रहा था। पर कहा ना, दुनिया है, यहाँ कुछ भी कभी भी हो जाता है। एकदम आउट ऑफ स्क्रिप्ट। आनिया, उसके लबों से भी एक तिया निकला। बुराक। आनिया ने सर को खम दी और फिर सोफे से उठ खड़ी हुई। बात करनी है, आपके 5 मिनट मिल सकते हैं? वो उसके घर में आकर उससे 5 मिनट मांग रही थी। अक्सर लोग आने से पहले मांगते हैं। शट अप बुराक, उसने खुद को डपटा। जी बोले। क्या तुम मुझसे शादी करोगे बुराक? बुराक को लगा वो जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो, कहीं हिलुसिनेट तो नहीं कर रहा। उसने कमरे में खड़ी आनिया को आंखें चिपका कर देखा। क्या मतलब? बुराक ने बेयकीनी से कहा। उसे शौक लगा था। मतलब ये कि जो तुम करना चाहते हो वो अब होगा। आनिया के तासुरात हनूज सर्द थे। मगर साले, इस नाम पर आनिया का हलक तक कड़वा हो गया। नहीं हुई उससे शादी। आनिया का लहजा जज्बात से आ रही था। बुराक शौक सा उसे देख रहा था। जो हो रहा था उसकी समझ से बाहर था। आनिया, मैं, अगर बाबा होते और वो तुमसे ये सवाल करते तब भी तुम इनकार करते? उसने अंधेरे में तीर चलाया था। बुराक के जहन में एक लम्हे के लिए वो मोबाइल मैसेज आया। ओके, कब करनी है शादी? उसके जवाब पर आनिया मुस्कुराई। वो अपना खेल खेल रही थी और बुराक अपना। दोनों कमाल के खिलाड़ी थे। अभी, इसी वक्त। बुराक ने आबरू उसकाकर उसकी जानिब देखा। फिर सारी सूरत हाल पर गौर करने लगा। ओके। ओके जी, तो अब आनिया कर रही है शादी बुराक से बदला लेने के लिए। और जब बुराक ड्रॉप कर कर गया था उसे किडनैपिंग के बाद घर पर, तो उसके बाद ना तुमने खुद देखा और जो बंदा रख रखा था नज़र रखने के लिए वो भी हटा लिया। तो क्या मतलब उसके बाद क्या गारंटी थी कि वो फिर दोबारा किडनैप नहीं होगी या फिर उसे मारने की कोशिश नहीं की जाएगी? लेकिन नहीं। और अब शायद पप्पो होंगी। और कोई तो नहीं लग रही मुझे, औरत ही है क्योंकि। और अगर पप्पो नहीं हुई तो फिर शायद कोई और हो, लेकिन अब पप्पो ही बचती हैं क्योंकि बुरा की मम्मा तो नहीं है। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना।